तुम्हारे ऊपर बहुत अच्छी लगेगी। ये तो हो गया मेरा गिफ्ट, तुम्हारा गिफ्ट। माझा गिफ्ट का है? वैसे आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। चलो मेरा गिफ्ट दो। मुंबई से तुम्हारे गांव पहुंचते पहुंचते 2-2.5 घंटे लगेंगे। वक्त बहुत कम है, काम बहुत ज्यादा, इसलिए बिना वक्त बर्बाद किए बताओ, ये रति तुम्हें कहाँ मिली थी और कब मिली थी? साहब, रति और मेरी पहली मुलाकात हमारे गांव के डॉक्टर राणे के क्लिनिक में हुई थी। क्लिनिक में? जी, 7-8 साल पहले की बात है। मैं ट्रैक्टर से नीचे उतरता था, गिर गया, एक गुल्ले की हड्डी टूट गई। वो राणे डॉक्टर ने मेरा ऑपरेशन किया। अभी चेकिंग के लिए आना पड़ता है महीने 2 महीने में। डॉक्टर हो यार, धीरे से दर्द हो रहा है ना। अरे घबराए मत सरपंच जी, भला हो अपनी गांव की मिट्टी का, हवा का और जो घी आपने खाया है, ये तो मामूली मूंछ है, कुछ दिनों में सही हो जाएगा। अब घबराए मत, मैं कुछ दवाई लिख के देता हूँ, है ना? घबराइए मत, तुम्हारा क्या जाता है डॉक्टर, तो फिर मैं चलता हूँ। हाँ, अरे सुनिए, अभी आप निकल सकते हैं, लेकिन 4-5 दिन कंटिन्यूअसली आपको यहाँ आना होगा, सिकाई और मालिश के लिए, और कुछ एक्सरसाइज भी बता दूंगा, वो करते रहना। रति जी, ये जरा दवाई निकाल के देना डिस्पेंसरी से, और इनकी सिकाई और मालिश कराती रहना, है ना? और कुछ एक्सरसाइज भी बता दूंगा, वो भी कराती रहना, है ना? जा। डॉक्टर। हाँ जी, ये रति है, हमारे यहाँ काम करती है, बेचारी अनाथ है। आज से ये आपका ख्याल रखेगी, आप बिल्कुल परेशान मत हो, आपका मूड सही हो जाएगा, है ना? हाँ जी। साहब, रति सीरत और सूरत से बहुत अच्छी लड़की थी। उसके दिन रात सेवा करने से ही मैं ये लंगड़ते हुए भी चल सकता हूँ, हाँ, वरना नहीं चलता था। रति बेटा, तुझे आता जादू है, बहुत अच्छा लगता है, तू मालिश करती है तभी। आप ना ऐसे आते रहा करिए, तो मैं ना आपकी मालिश करके आपका सारा दर्द निकाल दूंगी। बेटा मतलब तुझे किसने सिखाया ये सब? मुझे डॉक्टर साहब ने सिखाया। अरे वाह, होशियार है। उसके पहले मैं उससे जानता तक नहीं था, लेकिन जब भी वो सामने आती थी तो एक ऐसा लगाव मन में उत्पन्न होता था। ऐसा लगने लगा कि नहीं, ये अपनी कोई बेटी जैसी है। बेचारी इस रति का क्या होगा? अब कौन संभालेगा इस बेचारी को? हम संभालेंगे इसको, चलो रे। अरे चलो ऐसे, शर्म नहीं है क्या तुम्हें? क्या बिगाड़ा इस बच्ची ने तुम्हारा? बिगाड़ना नहीं है, इसको संवारने के लिए लेके जा रहा हूँ। अरे भाई, कौन हो आप लोग? कहाँ से आए हो? कौन हो तुम? क्यों बीच में बोल रहे हैं? कौन लगता है इसका? भाई है? बाप है? कौन है तू इसका? घर ले जाकर अपनी बीवी से क्या कहेगा? बहन है? रखेल है? रखेल बोलता हूँ। काका, सरपंच होने का इतना फायदा मत उठाओ। लगती क्या है ये तुम्हारी? बेटी है वो मेरी। याद रखना, मेरे घर के बहू बेटी पर नजर भी डाली ना, तेरा हुक्का पानी बंद कर दूंगा। चल निकल, चल चल चल। साला फाजा पोरीला रख। हे बड़ा, घबरा नको, रो मत। ये बाप तेरा जिंदा है बेटा, मत रो, मैं हूं ना, है ना? ये है मेरा छोटा सा घर, यहाँ तुझे बिल्कुल अरे नहीं दादा, मैं अरे मैंने बोला छोड़। बोली ना अंदर आती है ना, आपलंच घर समझ। हे बघ, यहाँ तुझे कोई किसी बात की तकलीफ नहीं होगी। जो भी तुझे चाहिए मुझे बोल देना, मैं ले आऊंगा। बोली बेटा,
पोरी बंगल्या घरात रडायचं नसतं. मग तू यहाँ सुखी रहेगी. तेरा बाप हो ना. साहब, रति अपने नए घर में यानी मेरे घर में बहुत खुश थी. तभी मेरा बेटा शशांक जो पूना में हवाई जहाज उड़ाने की ट्रेनिंग ले रहा था, वो छुट्टी में घर आया. वो रति को देखकर ऐसा लगता था कि उसे प्यार करने लगा है. उसको लगाव हो गया है रति से. अरे बाबा, आप कब आए? मैं तेरा जो ध्यान लग रहा था ना उधर, तभी आया. शशा, अपना घर कैसा एकदम स्वच्छ टाप टिप सुंदर लग रहा है ना. तेरी आई रखती थी वैसा. बहुत अच्छा. बहुत अच्छा ना. लेकिन बेटा, ये बहुत अच्छा 4 दिन की चांदनी और अंधेरी रात. बस कुठे अंधेरा है बाबा? कुठेच नाही. तू जा, आम्ही बोलतोय. क्यों बाबा? देख, रति बड़ी हो चुकी, उसके लिए रिश्ते आने लगे हैं. कभी ना कभी उसकी शादी करनी ही पड़ेगी और फिर वो किसी और के घर की लक्ष्मी बन जाएगी. यहाँ फिर वही अंधेरा, वही खाली खोखलापन. शशा, ये घर का अंधेरा तू दूर कर सकता है. कैसे बाबा? देख, अगर रति तुझे पसंद है तो मैं तुम दोनों की शादी करवा दूंगा. हाँ? बोला. ठीक है, अगर आप कह रहे हैं और इस घर को वापस घर बनाना है तो कर लेता हूँ. क्या बोला? हाँ, कर लेता हूँ. शशांक के फ्लाइंग कोर्स को पूरा होने में 2 महीने थे, इसलिए मैंने सोचा कि शादी धूमधाम से नहीं करूंगा क्योंकि उसका असर उसकी पढ़ाई पर पड़ सकता था. फिर मैंने दोनों को भगवान के सामने खड़ा किया और माला डलवा दी और घर में ही शादी कर दी उन दोनों की. सोचा था शशांक की नौकरी लग जाएगी तो पूरे गांव को न्योता दूंगा, लेकिन इंसान के सब सपने कहाँ पूरे होते हैं साहब. घर में खुशियों की बजाय मातम ने पैर फैलाने शुरू कर दिए साहब. ये तुम्हारे ऊपर बहुत अच्छी लगेगी. ये तो हो गया मेरा गिफ्ट. तुम्हारा गिफ्ट? माझा गिफ्ट का है? वैसे आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो. चलो मेरा गिफ्ट दो. मेरे बेटे की शशांक की सुहाग रात रति और मेरे लिए मनहूस रात बन गई साहब. मनहूस रात. जवाब कर दो. अरे नहीं दादा, मैं कर लूंगी. मैंने बोला छोड़. साहब, यही वो जगह है जहाँ मेरी बहू और बेटा जलकर राख हो गए. चलिए. सरपंच जी, आपके बहू और बेटे के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ, पर एक बात समझ में नहीं आई. कौन सी? रंजन को तो आप जानते ही होंगे. ये रंजन कौन है? रंजन कौन? रंजन एक मुंबई में मर्डर केस में हमारा प्राइम सस्पेक्ट है. इस वक्त हमारे कस्टडी में है वो, और उसकी इंक्वायरी आप हमारे पुलिस स्टेशन के बाहर कर रहे थे. ओ, रंजन को क्यों पकड़ा है? मर्डर का केस है उसके ऊपर, अंदर पूछताछ चालू है. आपके होने वाली बहू का वो भाई भी है. कुछ याद आया? नहीं. कोई बात नहीं, पुलिस स्टेशन चलते, वहाँ सब याद आ जाएगा. गाड़ी में बिठाओ इनको. लेकिन साहब, मैं मात्रे इन्हें लगा हम यहाँ पिकनिक मनाने आ रहे हैं, तो रास्ता काटने के लिए इन्होंने एक कहानी हमें सुनाई. बहुत ही घटिया और वाहियात कहानी थी. रंजन को आपने नहीं पहचाना, कोई बात नहीं, लेकिन रति को पहचान कर आपने गलती की.
अब सच क्या है वो तो हम बाहर निकाल के ही रहेंगे, और वो भी आपके जरिए। साहब क्या महातारा और विश्वास ठेवा, वाकई में किसी रंजन मिंजन को नहीं जानता। मात्रे, शादी में जो बाराती आते हैं ना, उनमें कुछ खास रिश्तेदार होते हैं जिनको रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, मिन्नतें करनी पड़ती है कि भाई खाना खा लो, खाना खा लो। बिना खातिरदारी के ये खाना नहीं खाएंगे। डोंट वरी सर, इनकी ऐसी खातिरदारी करूंगा कि पूरी बारात के लिए बना खाना ये अकेले ही खा जाएंगे और फिर सिर्फ सच उगलेंगे। पुलिस को ऐसा लग रहा था कि सरपंच ने उनसे जो कुछ भी कहा था वो झूठ था, लेकिन सवाल यह उठ रहा था कि अगर सरपंच ने झूठ बोला था तो क्यों। और सवालों की फेहरिस्त में सबसे ऊपर सवाल यह था कि रंजन, उसकी बहन और इस सरपंच का टोने टोटके करने वाली मित्रा और उसके पिता की हत्या से क्या रिश्ता था। गाड़ी रुको ना सर, जाना है। क्या हुआ? मुझे बाथरूम जाना है। अभी चुपचाप बैठो, कोर्ट में पेशी के बाद कर लेना सब। सर मेरे हाथ में नहीं है सर, कंट्रोल नहीं हो रहा, इमरजेंसी है, जाना है। गाड़ी रोको आगे। शिंदे तुम साथ में जाओ। शिंदे रोको उसे। तुम इस तरफ देखो, मैं इधर देखता हूं। रति, सर रंजन हमारे हाथ से भाग निकला। क्या बॉम्बे ड्यूटी कर रहे थे या सो रहे थे तुम? उसकी फोटो हर पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट कर दो। 24 घंटे के अंदर रंजन मुझे मेरे कस्टडी में चाहिए। ओके सर। देखो, तुम समझने की कोशिश करो, मुझे ये काम अभी करना है। तुम जल्दी मेरे घर आओ। ओके ठीक है, उस लीड को फॉलो करो तुम। तांबे को पलक से रिलेटेड कोई लिंक मिली है? ये लो प्रॉपर्टी के पेपर्स, अच्छे से चेक कर लो और जल्द से जल्द मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दो, मुझे बहुत ज़रूरत है। अभी एडवांस दे देता हूँ। प्रॉपर्टी बेचने की इतनी जल्दी क्या थी? क्योंकि सर मुझे वो घर मनहूस लगने लगा था, इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ की सारी प्रॉपर्टी बेचकर मैं कहीं और शिफ्ट हो जाऊँ। कहा? रंजन के साथ? नहीं सर, मेरा उससे कोई कांटेक्ट नहीं है और ना ही कोई रिश्ता है। जिससे तुम इतना टूट कर प्यार करती थी, अपनी बहन से झगड़ा करती थी, उसके लिए इतनी नफरत क्यों? क्योंकि सर वो मेरे बाबा और मेरी बहन का कातिल है। तुम्हें कैसे पता? सर अगर ऐसा नहीं है तो वो आपकी कस्टडी से क्यों भागा? वो भागा या तुमने उसके भागने में मदद की? दरअसल उसकी चली हुई हर चाल तुम्हारी चाल थी। तुमने मित्रा और अपने बाबा को मारा, सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली, अब बेच कर यहां से भागने की तैयारी कर रही थी और पूरे मामले को भूतिया शक्ल देने की कोशिश की है। सर ये सब झूठ है, मेरा विश्वास कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया है। सब तुमने ही किया है। ये बताओ, रति बनने का नाटक क्यों किया और क्या जानती हो रति के बारे में? मुझे फांसी चढ़ा दीजिए, लेकिन भगवान के लिए मुझे टॉर्चर मत कीजिए। सर मैंने अपने बाबा और मेरी बहन को नहीं मारा, मैं सच कह रही हूँ। और मैं किसी रति के बारे में भी नहीं जानती हूँ। हत्या का यह मामला जुर्म की एक ऐसी माला बन गया था जिसमें हत्या, धोखा, शारीरिक शोषण और न जाने कितने ही गुनाह मिल गए थे। और इस कहानी में रंजन की बहन रति एक ऐसा किरदार बनकर सामने आई थी जो सबसे ज्यादा रहस्यमय थी। और जुर्म की इस माला को तोड़ने के लिए और इससे जुड़े सवालों के जवाब पाने के लिए यह जरूरी हो गया था
कि सबसे पहले रति की कहानी को सामने लाया जाए। मैंने पाप किया है, मैंने बहुत बड़ा पाप किया, मैंने पाप किया है, माफ कर दो, माफ कर दो मुझे, माफ कर दो, 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 माफ कर दो मुझे, पाप किया मैंने पाप किया, माफ कर दो। सर हमारे पास जितने भी प्राइम सस्पेक्ट्स हैं उनमें से कोई भी मित्रा और उसके बाबा के कत्ल की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है, और ना ही उनके खिलाफ शक को छोड़कर कोई सबूत है हमारे पास। मुझे लगता है इस केस से जुड़ी कोई ना कोई कड़ी है जो हमसे छूट रही है। इस केस को पहले से स्टडी करते हैं। सबसे पहले मर्डर होता है मित्रा के बाबा का और फिर मित्रा का। हमारे सामने ऐसे हालात पैदा किए जाते हैं जिससे हमें यह लगे कि ये दोनों मर्डर्स किसी आत्मा ने किए हैं। इस केस के 3 प्राइम सस्पेक्ट हैं। एक रंजन जो हमारी कस्टडी से भागा है, दूसरा मित्रा का पति प्रशांत, और तीसरा मित्रा की बहन पलक। इस पलक का रंजन के साथ अफेयर, इसीलिए पलक और मित्रा के बीच झगड़ा हुआ था। प्रशांत और पलक तो हमारी कस्टडी में है, पर हमारे पास कोई भी सबूत नहीं जिससे हम ये साबित कर सके ये दोनों मर्डर्स इन्होंने किए। तब रंजन हमें बताता है कि उसने अपनी बहन रति को चलती ट्रेन से फेंक दिया था। हम उस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, तब एंट्री होती है सरपंच की, जो हमें यह बताता है कि रंजन की बहन रति 8 साल पहले नहीं मरी थी, बल्कि 6 महीने पहले जलकर मरी। हमें बार बार यह बताने की कोशिश की जा रही है कि यह सब कुछ किसी आत्मा ने किया हुआ है, जबकि आत्मा पर हम लोग विश्वास करते भी नहीं और करेंगे भी नहीं। ये रति और शशांक, इनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट तुम लोगों ने खुद चेक की थी? यस सर, दोनों बॉडीज पूरी तरह से जल चुकी थी। पर ये शिनाख्त किसने की थी? सरपंच ने सर। सरपंच, याद है उसने क्या कहा था हमसे? मेरे बेटे की, शशांक की सुहाग रात रति और मेरे लिए मनहूस रात बन गई साहब। याद है हमने ट्रेन में एक थियोरी बनाई थी कि हो सकता है रति ने अपनी मौत का नाटक किया हो, इसीलिए वो मुंबई में दिखाई दे रही है। पीएसआई म्हात्रे को कांटेक्ट करो, उसे कहना गांव के आसपास जितने भी मॉर्ग रूम हैं वहां जाके पता करें कि उस मॉर्ग से कोई लाश या लाशें गायब हुई है क्या। अगर इसका जवाब हमें मिल जाता है ना, तो समझ लो ये केस हमने क्रैक कर दिया। इस केस को देखिए, आप में से किसी ने इसको देखा है? सब बिलीवर्स सर, हमने इसे नहीं देखा है। ध्यान से देखिए, आप लोगों में से किसी ने इसको देखा है? लड़की को तो नहीं सर, लेकिन एक और लड़की को उस अंकल के साथ देखा था। किसकी बात कर रहे हो तुम? उसी बूढ़े अंकल की, जिसे 1-2 बार वो लड़की लेकर आया करती थी। लड़की की शक्ल याद है? नहीं सर, शक्ल तो ठीक से याद नहीं है। जिस गाड़ी से वो लोग आए थे, गाड़ी का नंबर याद है? नहीं सर। सीसीटीवी कैमरास तो होंगे? हाँ सर, सीसीटीवी लगाओ। फुटेज दिखाइए। आइए सर, मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए, पॉज कीजिए। हाँ, एक गाड़ी का नंबर लिखो, MH022111। मुझे इस गाड़ी की सारी डिटेल्स चाहिए। सर, एक लीड मिली है। एक लड़की को सरपंच के साथ उसी लॉज में देखा गया है जहां वो ठहरा हुआ था, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसका फ्लैट मित्रा के फ्लैट के एरिया में ही है। नाम क्या है उसका? जी, मेरा ही नाम सीमा पवार है। मैं भी उसी गांव से हूँ। मेरे पिताजी और सरपंच अंकल दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। वो जब यहाँ पे ट्रीटमेंट करवाने के लिए आए थे तो मैंने ही उनकी हेल्प की थी, क्योंकि इससे पहले मुंबई कभी नहीं आए थे। स्केच को देखिए, आप जानती है इस लड़की को? जी सर, मैंने इसे देखा है। उस दिन उनके साथ ये भी थी। आपसे कुछ पूछताछ करना। अरे कितनी बार पूछताछ करना है? जब देखो पूछताछ करना है। मैंने पहले भी आपसे यही कहता और अब भी वही कह रहा हूँ, रति मेरी होने वाली बहू थी जो अब मर चुकी है। सरपंच जी, ये तांबे है ना, इसे झूठ बोलने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, और उम्र का लिहाज वो बिल्कुल नहीं करता, बड़ी बेरहमी से मारता है। आपका रिमांड मेरा बयान बदल सकती है या नहीं? कोशिश तो करो। हेलो, सरपंच, ये खुशखबरी है आपके लिए। गांव के जिस मॉर्ग से आपने एक लाश खरीदी थी ना, उसे लोकल पुलिस ने पकड़ लिया है। हड्डी पसली एक की है, जेल में बैठ के रो रहा है।
अब फैसला आपका। सच बोलना है या हड्डी पसली तोड़ दूं? साहब, रति को खुश रखने के लिए उसे मैं अपने घर ले आया, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरा बेटा इंसान नहीं, राक्षस है। जी, कुछ चाहिए आपको? प्यास लगी। ठीक है, मैं पानी लेकर आती हूँ। पानी की नहीं, तेरी प्यास लगी है। तू मिल जाएगी तो मेरी प्यास भी बुझ जाएगी। छोड़ो मुझे, छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो, छोड़िए। मेरी प्यास बुझा दे, उसके बाद छोड़ दूंगा। शशांक! बाबा! गलती हो गई बाबा, मैं तो बस पाप किया तूने, पाप। और मुझे माफ कर दीजिए। माफी? इसको माफी नहीं, तुझे इसका प्रायश्चित करना होगा। इसके साथ शादी करनी होगी तुझे। नहीं बाबा, ये क्या बोल रहे हो आप? मैं इससे कोई शादी वादी नहीं करने वाला हूँ, और वैसे भी ये मेरे टाइप की नहीं है। टाइप वाले? वाह रे वाह! जब तूने इसका हाथ पकड़ा तभी ने सोचा तेरे टाइप की है क्या नहीं। एक बात कान खोल कर सुन ले, इससे तुझे शादी करनी होगी, वरना मेरी दौलत का एक फुटी कौड़ी भी तुझे नहीं मिलेगी। तू ये भूल जा, तेरा कोई बाप था, समझा? ठीक है बाबा, अगर आप मेरी गलती की यही सजा देना चाहते हैं, ठीक है। अपना फ्लाइंग कोर्स खत्म करने के बाद इस लड़की से शादी करने के लिए तैयार हूं। कर्मचाऱ्यांना अटक, सोल्यामा फटकवलं पाहिजे। लाच मागतायत गरिबांची कामं। बाबा, बाबा, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। आओ ना, आ, बैठ 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 बैठ, बोल। बाबा, मैं आपसे एक सच बताना चाहती हूँ। बोल बेटा, कौन सा सच? वो सच जो आप जानने के बाद शायद मुझे अपने घर की बहू कभी स्वीकार नहीं करेंगे बाबा। मैं जब छोटी थी तो मैंने बहुत दुख सहे बाबा। मुझ पर बहुत अत्याचार हुआ है। हाँ। बचपन में मामा ने मुझसे जबरदस्ती करने की कोशिश की, और फिर नासिक में लल्लन ने। यहाँ जब मैं आपसे मिली तो उम्मीद की एक किरण दिखाई दी, लेकिन जिस डॉक्टर ने मुझे बचाया था वही। जैसे तूने सरपंच जी की सेवा और इलाज किया है ना, वैसे मैं चाहता हूँ कि तू मेरी भी सेवा और इलाज कर। डॉक्टर साहब, लेकिन उन्हें तो चोट लगी थी ना, आपको तो कहीं भी चोट नहीं लगी है। चोट? ये देख चोट लगी है। क्या किया आपने? ये देख चोट लगी है। फर्स्ट एड ले, फर्स्ट एड ला। ये देख कितनी चोट लगी है। फर्स्ट एड ला, जल्दी कर। क्या किया आपने? आज से मैं तेरा मरीज और तू मेरी डॉक्टर। सेवा में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, समझ? अरे सुनिए, खोलिए, ऐसा पाप मत कीजिए, वो बच्ची है। हाँ, वही दवाई लेते रहना। एक चाहिए, प्लीज। मेरी बात तो कभी सुनते नहीं। एक कितनी बार समझाया तुम्हें। लो, भुगतो। पेट से है ये। क्या बक रही है? सच कह रही हूँ। चल हट, चल मेरे साथ, चल। नहीं, चल मेरे साथ। जा रही हूँ। सुनो। अरे सोचो मत, आज तो जलवा दिखाएंगे, जलवा। सुन, आज रात तुम्हें मेरे दोस्त को खुश करना है, समझ गई? हाँ? ये आप क्या कर रहे हैं? हाथ छोड़िए। समझ में नहीं आता तुम्हें?
हाँ समझ में नहीं आती है? सुमंदा चाय पिला दे जल्दी। रति चाय लाना। ए, रात में तो बड़ी गर्म हो रही थी, सुबह होते दिमाग सही हो गया, ऐसे ही रहकर ऐश करेगी। जा। बाबा अब बताइए, हाँ? क्या इतना सब कुछ होने के बाद अभी भी आप मुझे अपने घर की बहू स्वीकार करेंगे? मेरी एक बात ध्यान देकर सुन, ये बात तुझे किसी को भी बोलनी नहीं है, शशांक को भी नहीं। नहीं पापा, जो हुआ सो भूल जा। और तेरी कसम खा के मैं कहता हूँ, शशांक की शादी मैं तेरे से ही करूंगा। बेटा तुम मेरे घर की बहू बनेगी। साहब मैंने वही किया जो मुझे ठीक लगा, लेकिन कुछ भी हो इस सब में मैंने अपने एकुलता एक बेटा खो दिया साहब। वो कैसे? साहब बदकिस्मती दुर्दैव आमचं। शशांक ने हम दोनों की बातें सुन ली थी। वो इस बात का फायदा उठाना चाहता था। वो शादी से पहले ही रति से शारीरिक संबंध रखने के लिए उसे ब्लैकमेल करता था साहब। तो खुद डिसाइड कर ले, तुझे जेल जाना है या मेरे साथ रहना है। मैं बोल रहा हूं मेरे साथ रह। मैं रति और रंजन का पता चाहिए। अब तक बहुत कहानियां सुनाई तुम लोगों ने, अब कहानी नहीं सुनूंगा, सिर्फ सच सुनना है। ए चल शुरू हो जा, बोल। हम दोनों भाई बहन एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। हम दोनों सारी जिंदगी हंसी खुशी गुजार लेते सर, लेकिन हमारे मामा ने आकर सब कुछ गड़बड़ कर दिया। उस रात मामा को रति ने नहीं, मैंने मारा था। उसके कमरे में मैंने आग लगाई थी। डॉक्टर साहब को मैंने मारा था। अब सोचती हूँ तो लगता है कि बहुत पहले मार देना चाहिए था। चाय में क्या मिलाया था? सेहत। इस दवाई का पता मुझे डॉक्टर साहब से ही चला था। शशांक को क्यों मारा? शशांक को मैंने नहीं मारा था साहब, वो तो अपनी मौत खुद मरा था। मुझसे जबरदस्ती कर रहा था और उस बीच उस पर मोमबत्ती गिर गई और वो जल गया। तुम मुंबई कैसे पहुंची? शशांक के मरने के बाद मेरे पास कोई चारा नहीं था। ये मुर्गी बिना कुछ करे दुख पे दुख भोगे जा रही थी। सब वो केयर टेकर को बहुत के मैंने दारू पिलाई, कुछ पैसे लिए और लाश खरीद ली। लाश को घर ले आया और शशांक के साथ फिर से जला दिया। और मैंने गाँव वालों से कह दिया कि आग में शशांक और मेरी बहू जल के सो हो गए साहब। सरपंच काका ने मेरा मुंबई में रहने का इंतजाम करवा लिया था। तब एक दिन अखबार में मैंने मित्रा के किए कारनामों पर एक लेख पढ़ा था। उसमें दादा की फोटो भी छपी थी। दादा दादा, मैं जिंदा हूँ दादा। दादा मैं आ रही हूँ आपके पास। दादा ने कहा था कि मित्रा उनसे उनकी मरी हुई बहन यानी कि मुझसे बातें करवाती थी। मैं ये सोचकर दंग रह गई थी साहब कि मेरे जिंदा होते हुए
वो मेरी आत्मा से दादा को कैसे बात करवा सकती है? तब मैंने दादा से मिलने का फैसला किया और मैं मुंबई आ गई सरपंच काका के साथ। वैसे भी सरपंच काका को मुंबई अपने इलाज के लिए आना ही था। यहाँ पर हम आए और सीमा से मिले। इत्तेफाक से सीमा का घर मित्रा के घर के पास ही था। मुझे जैसे ही मौका मिला मैं दादा से मिलने चली गई। सर, जब मैंने रति को अपने आंखों के सामने खड़ा पाया जिंदा, तो मेरे होश ही उड़ गए सर। पिछले 8 साल की पूरी तस्वीर मेरे आंखों के सामने आ गई। रति को चलती ट्रेन से धक्का देने के बाद जब मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ तो मेरा मन हाथ में हिलाने से भर गया था सर। मेरी एक छोटी सी गलती ने रातों की नींद हराम करती थी सर। मैं प्रायश्चित करना चाहता था सर। मैं अपनी बहन से बात करना चाहता था। मैं बहन को पाना चाहता था फिर से। फिर अचानक एक दिन मुझे पता चला कि मुंबई में एक औरत मित्रा नाम की है जो आत्माओं से कांटेक्ट कराती है। फिर मैंने 7 से 8 साल उस औरत की सिर्फ इसलिए गुलामी की सर ताकि वो मेरी मरी हुई बहन से बात करा सके। और जो मैंने पाप किया था उसकी मैं माफी मांग सकूं मेरी बहन से। उस औरत ने मुझे अपनी बहन से बात भी करवाया सर। तो मुझे यकीन हो गया सर कि मेरी बहन मर चुकी है और मैं उसकी आत्मा से बात कर रहा हूं। लेकिन जब रति को मैंने सामने देखा तो मुझे एहसास हुआ कि उस औरत ने मुझे बेवकूफ बनाया था सर। वो औरत उसका बाप दोनों मिलकर मुझे बेवकूफ बना रहे थे सर। अगर वो दोनों मुझे बेवकूफ नहीं बनाते सर मैं अपनी बहन को खोज निकालता। उसको कुछ बर्दाश्त नहीं करना होता जो ये सह चुकी थी। इसलिए मैंने उसका पहले बाप को मारा, मित्रा को मारा सर। ये सब आपको पता था ना? देखो, तुम लोगों के साथ जो कुछ भी हुआ वो गलत था, लेकिन तुमने जो किया वो भी गलत था। लेकिन कानून हाथ में लेने के बजाय तुम अगर पुलिस के पास आते तो पुलिस तुम लोगों की जरूर मदद करती। और अगर तुम पुलिस के पास जाते तो बाकी की जिंदगी तुम अपने बहन के साथ हंसी खुशी गुजार सकते थे। वो अपनी जिंदगी जेल के सलाखों के पीछे बिताना। मुझे माफ कर, मुझे माफ कर दे रति, मुझे माफ कर दे, अपने भाई को माफ कर दे। हम जिस दुनिया में रहते हैं, जिसमें जीते हैं, ठीक उसी दुनिया में एक दूसरी दुनिया भी है जो कि उतनी ही भरी हुई और आबाद है जितनी कि हमारी दुनिया। और इस दूसरी दुनिया से हमारी इस दुनिया का और हमारी जिंदगी का गहरा संबंध भी है। और वो दूसरी दुनिया है हमारे दिमाग की दुनिया, जो हर तरह के विचारों से और भावनाओं से आबाद रहती है। अच्छे विचार, बुरे विचार, शक, लालच और इंसानी सोच से जुड़ी हर भावना हमारी इस दिमागी दुनिया में रहती है और लगातार हमारी जिंदगी को प्रभावित भी करती रहती है। अगर विचार और भावनाएं सकारात्मक हैं, सही हैं, तो उनके प्रभाव भी सकारात्मक और अच्छे ही होते हैं। लेकिन अगर विचार गलत या दूषित हैं तो उसका प्रभाव हमारी जिंदगी को भी दूषित कर देता है और कई मामलों में बर्बाद भी, जैसा कि मित्रा, रंजन, प्रशांत और इस कहानी के अन्य किरदारों के साथ हुआ। इन सब की सबसे बड़ी गलती ये थी कि इन्होंने अपने दिमाग में उठने वाले गलत करने के विचार के सामने हथियार डाल दिए और उसी गलत विचार ने इनकी जिंदगी तबाह कर दी। हत्याओं की इन गुत्थियों को सुलझा लिया गया, लेकिन रंजन अपने अपराध बोध का सामना नहीं कर पाया और अपना मानसिक संतुलन खो बैठा और उसका इलाज इस वक्त एक मानसिक चिकित्सालय में चल रहा है। रति पर अदालत में केस फाइल कर दिया गया है, जिसमें उसकी पैरवी के लिए एक एनजीओ ने उसकी मदद की पेशकश की है। हम उम्मीद करते हैं कि रति को अदालत से इंसाफ मिले और हमें इस कहानी से एक सबक। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद।